सो हाय गाइस। कल आईडीएफसी का रिज़ल्ट आया था और बहुत सारा उसके पीछे, कल या परसों, और बहुत सारा उसके पीछे नेगेटिव एक कमेंट्री लोग दे रहे हैं। बिना रिज़ल्ट को पढ़े, बिना रिज़ल्ट को समझे, एक दूसरे को देखता है। जैसे कहते हैं ना, गिरगिट देख के रंग बदलता है। एक्स ने वाई को देखा, वाई ने जी को देखा, ए ने बी को देखा। अब सबको लगता है कि ओ इतने सारे फॉलोअर्स हैं इस अकाउंट के, तो ये जो कह रहा है वो सही होगा। तो वो जो कहता है वो मिसलीड करता है एक दूसरे को। वो आपस में वो एक चेन रिएक्शन फैलती है और सब एक ही तरीके का नैरेटिव फ्लोट करने लग जाते हैं कि गया एचडीएफसी बैंक बनने जा रहा था आईडीएफसी, और आज देखो कहाँ डाउन है, कहाँ डाउन है। और कल में मैंने जब पोस्ट किया था, बिकॉज एक पोल रन किया था मैंने, और देखना भी था मुझे कि कितना लोग एक्चुअली में पोल में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई वॉज प्रिटी सरप्राइज्ड कि 60 लोगों ने, एक्स पे तो नहीं, यूट्यूब पे 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आईडीएफसी मेरा डिस्कस करने का प्लान नहीं था, बट मुझे इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं और अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका क्या स्ट्रेटजी है, हमें बताओ कि क्या करना है, रिजल्ट कैसा है। तो मुझे लगा सबको तो मैं ऐसा रिस्पॉन्ड करते करते थक जाऊंगा इंडिविजुअली, लेकिन इसका एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा मुझे। और इसको भी मैं पहले पिछले क्वार्टर में भी इसका वीडियो बनाया था, बहुत ही क्लियर, मैंने बहुत क्रिस्प और क्लियर डिस्कशन किया था। आपको वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको Q1 का रिजल्ट समझना है तो आई डोंट थिंक उससे अच्छा और उससे ससिंक्ट वे में कोई आपको डिस्कस करके बताएगा कि रिजल्ट क्या है, विद ऑल द ग्राफिक्स दैट आई ऑलवेज डू। तो मैंने कल भी पोस्ट में कहा था कि अगर आप पैनिक में मंडे को सेल कर रहे हैं आईडीएफसी बैंक को, तो वो मत करना। रुक जाओ। जितना नेगेटिविटी स्टॉक में है अभी फैला हुआ है एक्स पे, यूट्यूब पे तो मैं देखता नहीं हूँ किसी का वीडियो, तो यूट्यूब का मुझे आइडिया नहीं है। बट एक्स को सिंस आई वाज स्क्रॉलिंग, जितना भी मैं फीड देखता हूँ, तो बहुत सारा नेगेटिविटी था। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार सर हम जितना भी ये इसके बारे में लोग कह रहे हैं, मंडे को सब सेल करने वाले हैं, क्या करें क्या करें। और दो तीनों को मैंने रिप्लाई भी किया था कि मंडे को मत करना एटलीस्ट सेल। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसको इसके लिए ज़्यादा हो गई है। रिजल्ट को मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिस हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लपेटा जा रहा है, उसको पेला जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आप देखेंगे आज स्टॉक गिरा भी नहीं है। और ये मैं पहले भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे पता था कि स्टॉक नहीं गिरेगा। मुझे लग रहा था कि आज हो सकता है 3 4 5 6% स्टॉक डाउन रहे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो आई वोंट टेक क्रेडिट फॉर इट। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ 5 6 7 8 स्टॉक परसेंट गिर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, जब आई एम एज्यूमिंग जब आपने इतना बड़ा कैपिटल डाला है, बिकॉज बहुत लोगों के मैसेज आए मैं 1 लाख 2 लाख के लॉस में हूँ। तो जब आप सिर्फ लॉस आपका 1 2 लाख है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने या तो ऑल टाइम हाई पे लिया है, और जब आपने लिया है तो आपका बड़ा पोजीशन भी है। अगर जब बड़ा पोजीशन है तो आपने सिर्फ इसीलिए लिया था कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आएंगे तो मैं बैंक से हट जाऊंगा, तो आपका तो बहुत जो समझ है एक बैंकिंग को, जो आप इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, बहुत लिमिटेड है। बिकॉज प्रॉब्लम 2 3 क्वार्टर से ही हुआ है और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस बार भी मैं बात करूं, चलो अभी अभी रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, बट मैंने ऑलरेडी आपको बोला था मंडे को सेल मत करना। और आज कोई स्टॉक में आई डोंट थिंक कि स्टॉक गिरा भी है। तो देखते हैं, अब अपनी स्क्रीन पे देखो कि इसके हाइलाइट्स क्या रहे हैं Q2 के। एक बैंक के में जब हम बैंक को डिस्कस करते हैं तो 3 4 चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, जो उसके सेगमेंट्स, हम कह सकते हैं कि इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम बैंक को एनालाइज कर सकते हैं। तो क्लियरली आपको दिख रहा है, डिपॉजिट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, एसेट क्वालिटी है, रेटिंग है। रेटिंग को अभी आप मारो गोली, आप पढ़ो डिपॉजिट्स के जो इसके डिटेल्स इन्होंने शो करी हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 32.4% YOY कस्टमर डिपॉजिट्स में। पूरा आप अगर आप देखेंगे ना, इस डिपॉजिट वाली जो सेक्शन है, इस जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, और ये पहले से ही डिपॉजिट फ्रेंचाइजी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बहुत अच्छी है। एवरी अदर बैंक, चाहे वो एच हो, कोटक हो, ICICI के रिजल्ट को मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है अभी तक, बाकी एक्सिस हो, ये सब फ्रेंचाइजी को रेस कर, डिपॉजिट फ्रेंचाइजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो नहीं रहा है इनसे। एक्सिस का मैं बात करूँ, आई थिंक 43, एक्सिस या कोटक का 43% पे जाके वो कह रहे हैं अब स्टेबल हुआ है। और HDFC सिंस उसने रिवर्स मर्जर किया था HDFC लिमिटेड के साथ, तो उसका डिपॉजिट रेशियो तो और 36 37% पे आ गया है। इस बैंक का कितना है, 48.9 का इसका कासा रेशियो है। कासा रेशियो, वाई इज कासा रेशियो इंपॉर्टेंट? कासा रेशियो का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। अब जितना किसी भी बैंक के पास, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, बैंक पैसा उठाता है, चाहे वो कासा डिपॉजिट से उठा रहा है, हम लोगों से, और जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जो करंट अकाउंट खोलते हैं, उनको तो बैंक पे भी नहीं करता है कोई इंटरेस्ट। और सेविंग्स अकाउंट जो लोग, हम जैसे लोग खुलाते हैं, उसमें हार्डली कितना, अगर HDFC की मैं बात करूँ तो 3% वो, अगर 5 लाख से आप कम आपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा है, तो वो आपको हार्डली 3% रिटर्न दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। और आगे जाके भी बैंक बहुत अच्छे उसमें बेचेगा।
तो अच्छा है ना, जितना आपका कासा डिपॉजिट है, मतलब लो कॉस्ट ऑफ फंड्स आपके पास ज़्यादा है, तो उतना ही आप स्प्रेड कमाएंगे। स्प्रेड क्या होता है, आप जिस रेट पे आप पैसा उठाया और जिस रेट पे आपने आगे कस्टमर्स को लोन दिया, उसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज़ योर स्प्रेड। तो जितना आपका कासा का प्रोपोर्शन हाई रहता है, उतना आपका स्प्रेड ज़्यादा आप कमाने के एक केपेबल हो जाते हैं। तो इसका देखो आप कितना अच्छा है, 48.6। अभी भी आप देखो किस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है अपने डिपॉजिट्स को, 32%। अगर सिर्फ मैं रिटेल डिपॉजिट की बात करूं तो 37%, और सिर्फ कासा डिपॉजिट्स की बात करूं तो 37%। नो अदर बैंक विद अ बिग स्कोप, बिकॉज ये छोटा बैंक नहीं है, ये भी अब काफ़ी अच्छा बैंक हो गया है साइज़ में। तो कोई नहीं कर पा रहा है इतने अच्छे से डिपॉजिट्स को रेज। तो ये हमको बोलना पड़ेगा कि डिपॉजिट इज़ वेरी, अगर सिर्फ डिपॉजिट के एस्पेक्ट में बात करूं तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और बैंक। और ये वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बैंक, आई डोंट थिंक कि आपको थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। बैंकिंग चीज़ ही ऐसी है, बिकॉज आपको आपके हाथ में एसेट क्वालिटी नहीं है। पूरा इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा है एमएफआई की, जो माइक्रो फाइनेंस की हम बात करते हैं। बहुत सारे बैंक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पे भी परेशानी फेस कर रहे हैं। आप 3% से ऊपर चला गया क्रेडिट कार्ड। अगर मैं इंडसेंड का क्रेडिट कार्ड वाला डिवीजन की बात करूँ, 3% उसका जीएनपीए हो गया है। और एमएफआई की बात करूँ सिर्फ इंडसइंड बैंक की, तो वहाँ पे वो 6% क्रॉस कर गया है। तो एसेट क्वालिटी आप क्रेडिट कार्ड वालों को भी देखोगे ना, जो अच्छे अच्छे कंपनीज हैं क्रेडिट कार्ड में, या फिर जिन कंपनीज का क्रेडिट कार्ड का डिवीजन अच्छा है, वहाँ पे भी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ रहा है। लेकिन अभी भी बैंक का ये कहना है कि Q2 में हमारा क्रेडिट कॉस्ट कम हुआ है, क्रेडिट कार्ड वाले डिवीजन में, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो और पर्सनल लोन की मैं बात कर रहा हूँ, और इनको आगे भी जाके ऐसा लग रहा है कि स्टेबल ही रहेगा, कोई डिटीरिएशन नहीं होगा। और आईडीएफसी का मैनेजमेंट ऐसा है, वो स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें छुपाता नहीं है, अपनी बुक्स को बहुत क्लीन करके चलता है। तो अगर वो कह रहे हैं कि आगे जाके क्रेडिट कार्ड का जो बिज़नेस है उसकी क्रेडिट कॉस्ट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो उनको भी यही लग रहा है कि नहीं आएगा। आगे जाके आएगा तो उसमें भी मैनेजमेंट क्या कर सकता है, दैट इज़ एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम। बाकी लोन्स एंड एडवांसेस का मैं सेक्शन की बात करता हूँ, तो बैंक ग्रो अच्छे से कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक की प्रॉब्लम क्या है, एक तो जितना बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है ना, काफ़ी सारा उसका प्रॉफिट कॉस्ट में चला जाता है, बिकॉज द बैंक इज़ ग्रोइंग। 5 ही साल हुआ है, 5-6 साल हुए हैं इसको हार्डली अपने मर्जर को करे हुए, कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी को मर्ज किए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इनिशियल फेज़ में है बैंक। तो उसको ग्रो करने के लिए अब जितना भी ये कमाता है, ऑफ कोर्स उसको बहुत सारा 70-80% जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि उसका कॉस्ट टू इनकम है, यूजुअली कितना होता है 50। तो अगले 2-3 साल में जाके इसका जब जो ग्रोथ का फेज़ है वो पीछे हट जाएगा, मतलब सॉरी, जो इन्वेस्टमेंट का फेज़ है कर चुका होगा अगले 2-3 साल में जितना इसको इन्वेस्ट करना है, तो इसका कॉस्ट टू इनकम 50 से नीचे आ जाएगा, ऐसा ये गाइड कर रहे हैं। और दूसरा, ये इतनी अच्छी स्पीड से डिपॉजिट ग्रो कर रहे हैं, लो कॉस्ट ऑफ फंड इनके पास इतना है, तो जब ये इनकी प्रीवियस जो लेगेसी बोरोविंग्स हैं, अब मैं डिटेल में जाके नहीं समझाऊंगा लेगेसी बोरोविंग कहाँ से आई, वो मैंने Q1 के रिजल्ट में अच्छे से बताया, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो लेगेसी बोरोविंग्स भी इनकी अभी हैं। आगे जाके कह रहे हैं अगले 2-3 क्वार्टर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सिर्फ 4800 CR की लेगेसी बोरोविंग्स बचेंगी, और वो हाई कॉस्ट बोरोविंग है। तो जब ये अपनी लेगेसी बोरोविंग्स को थ्रू डिपॉजिट इसीलिए तो ये रेस कर रहे हैं, बिकॉज इनका लिक्विड LDR रेशियो जिसे हम कहते हैं, लोन टू डिपॉजिट रेशियो, वो भी मैंने बहुत बार ही समझाया है, लोन टू डिपॉजिट रेशियो भी इनका हाई है। तो इसीलिए अब डिपॉजिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ताकि इनको लोन को ग्रो करने का एक, जिसे कहते हैं ना, रनवे मिल जाए। और वो इसीलिए भी इतना अच्छे से डिपॉजिट ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज डिपॉजिट आर लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो वहाँ से वो लो कॉस्ट ऑफ फंड पकड़ के अपनी लेगेसी बोरोविंग्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो उसको जब ख़त्म कर देंगे अगले 2 सालों में, FY27 से, द बैंक इज सेइंग कि द बैंक विल बिकम अ स्टेबल मशीन। और अगर MFI की मैं बात करूँ, तो MFI, पूरे सेक्टर परेशान है MFI से। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखो, और माइक्रो फाइनेंस की, जो पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस को ही केटर करते हैं, उनके देखो हाल ख़राब है उनका। आई थिंक स्पंदना का भी अभी रिजल्ट आया, उसका भी ऐसा ही है। क्रेडिट एक्सेस का भी रिजल्ट आया था, उसका भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। हर किसी का, हर लेंडर जो माइक्रो फाइनेंस में है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो हाउ डू यू थिंक दैट IDFC वुड बी इम्यून टू दैट सिचुएशन? और दूसरा मैं बात करूँ, IDFC ने अभी अच्छा क्या किया है, इफ़ आई टेल यू सम डेटा, कहाँ लिखा है, यस, Q2 FY24 में इन्होंने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करी थी MFI सेगमेंट में, और उस टाइम पे ये एक क्वार्टर में 4250 CR की लेंडिंग करते थे MFI में। MFI इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट डिवीजन फॉर दिस बैंक, बिकॉज इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल भी करना होता है हर एक बैंक को। 40% ऑफ देयर
जो जो लार्ज बैंक्स हैं उनकी 40% ऑफ देयर इंक्रीमेंटल लेंडिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिन्हें हम कहते हैं शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर, जो ये फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लोन्स, रूरल फाइनेंस और छोटे साइज़ के होम लोन्स जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को होम लोन्स दिए जाते हैं, या फिर एमएफआई पर्सनल लोन जो दिए जाते हैं एमएफआई के सेगमेंट में, जेएलजी जिसे हम कहते हैं जॉइंट ग्रुप लेंडिंग, तो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप, तो वहाँ पे ये अभी भी इनका इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। लेकिन सिंस इनको प्रॉब्लम नज़र आ रहा था तो Q2 FY24 मतलब इस आज से एक साल पहले इनको प्रॉब्लम नज़र आया। इनका उस टाइम पे एक क्वार्टर में 4,250 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ करता था सिर्फ एमएफआई वाले सेगमेंट में। फिर इन्होंने कम किया, अगले क्वार्टर Q3 FY24 में आते आते इन्होंने 3800 का किया, 3800 का। फिर Q4 में आते आते 2800 का किया। Q1 में भी इससे पहले वाले क्वार्टर में 2800 का ही था, और अभी इन्होंने सिर्फ 2000 करोड़ रुपीज़ डिसबर्स किए एमएफआई सेगमेंट में। तो ऑफ कोर्स ये हाफ से भी ज़्यादा कम इन्होंने अपनी जो इसमें लेंडिंग करते थे हाफ से भी ज़्यादा कम कर दिया, तो दे आर ऑलरेडी ऑन द सेफ साइड। दूसरा अच्छा पॉइंट क्या है कि जनवरी से 50% ऑफ देयर एमएफआई लेंडिंग जितना भी ये डिसबर्स करते हैं हैज़ बीन इंश्योर्ड बाई CGFMU। अब CGFMU क्या होता है, आपको लगेगा कोई एक स्लैंग है, गाली है, बट दिस इज जस्ट क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देता है। तो आपको उसमें क्या करना होता है, आपने कितना भी लोन दिया उसका 1.6% आपको प्रीमियम पे करना है, ठीक है। और एवरी ईयर जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन बचा है कस्टमर के एंड से उसका आपको 1.6 प्रीमियम पे करते रहना है जब तक कि आपका पूरा साइकिल ख़त्म नहीं होता है लोन का। तो ऑफ कोर्स इसमें प्रॉज भी हैं कॉन्स भी हैं। प्रॉज इसीलिए क्योंकि सिंस एमएफआई एक बहुत अनसर्टेन फेज से अभी गो थ्रू कर रहा है, कब तक चलेगा किसी को नहीं पता कि ये प्रॉब्लम्स कब तक चलेंगी। तो उस टाइम पे यही अच्छा होता है ना कि आप इंश्योर करके चलें। आपको थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है उस वहाँ पे लैंड करने में, उस वाले सेगमेंट में एमएफआई में लैंड करने में आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है बिकॉज यू आर टेकिंग इंश्योरेंस। लेकिन आपका आगे जाके आपको पता है कि अगर ये कस्टमर मुझे लोन नहीं दे पाया तो आपको गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी उसका, तो आपको तो उस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। और मार्च 2025 तक आते आते ये 75% ऑफ देयर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग विल बी इंश्योर्ड थ्रू CGFMU। तो प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही कोई बहुत ऐसी मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिजल्ट्स अच्छे हैं, आई एम सेइंग रिजल्ट्स वो बैड। और इसमें एक और शॉकर पड़ा है इस रिजल्ट का, जो इन्होंने प्रोविज़न किया है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई लेवल पे मुंबई एंट्री पॉइंट पे जो टोल था वो हटा दिया। अब जिसने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो टोल के भरोसे था कि टोल आता था तो वो इनका पे करता था। स्टार्टिंग में इनका 1100 करोड़ का एक्सपोजर था उस पर्टिकुलर एंटिटी पे, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। बाद में धीरे धीरे वो पे कर रहे थे बिकॉज टोल आ रहा था, तो 560 करोड़ का इनको प्रोविजनिंग बच गया था, मतलब इनका एक्सपोजर बच गया था। और उसमें से 250 करोड़ का ये प्रोविजन करके चल चुके थे। लेकिन अब क्या इन्होंने किया, अब सिंस जब ये न्यूज़ आई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टोल हटा दिया, तो अब जो टोल का पैसा आता था जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या जो भी वो ग्रुप ऑफ कंपनीज रही होगी वहाँ से पैसा आना बंद हो जाएगा। इनको अब ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि टोल बंद हो गया तो उसकी इनकम बंद हो गई, वो पैसा कहाँ से देगी। तो बाद में तो गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए इनके पास कुछ ऐसा है नहीं। तो इनका जो 250 करोड़ का एक्सपोजर बचा था वो इन्होंने अभी 253 CR का इन्होंने अभी प्रोविजन ले लिया अप फ्रंट। और बैंक ये करता है, IDFC ये करता है, उसको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ना, तो अप फ्रंट वो बहुत ही सिक्योर होकर चलता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो MFI जो सेगमेंट है वहाँ पे जो स्पेशल मेंशन 1 और स्पेशल मेंशन 2 जो अकाउंट्स है वो 70% उनको प्रोविजन उन्होंने कर दिया है। अब स्पेशल SMA 0, SMA 1, SMA 2 क्या होता है, इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझो। SMA 0, SMA 1, SMA 2 ऐसी ऐसी कैटेगरीज हैं। SMA 0 मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा है कि आपने जो लोन दिया है किसी कस्टमर को, अभी भी आपको यू आर प्रीटी श्योर अबाउट कि ये वापस तो आ जाएगा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। फिर SMA 1 में वो लोन अकाउंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि ओके थोड़ा रिस्की हो चुका है, ये शायद कस्टमर वापस ना करे। SMA 3 में आपको लगता है कि अब तो बिल्कुल ब्रिंक पे है, अब भी बहुत एसेट क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, कस्टमर की इनकम बंद हो गई, अब कस्टमर वापस बहुत ही मुश्किल है कस्टमर वापस करेगा। और SMA 3 के ऊपर जब जाता है 90 डेज़ के ऊपर, जब वो लोन क्या EMI नहीं आता है तो वो ऑफकोर्स वो NPA में कन्वर्ट हो जाता है। तो SMA 1 और SMA 2 में जितने भी इनके अकाउंट्स हैं MFI सेगमेंट की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो उनको 80% ही प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये प्रोविजन इन्होंने जितना खींचना था मोटा माटी खींच चुके हैं। आगे जाके अनटिल अनलेस अब ये टोल वाला जो शॉक आया, ये कंपनी के लिए भी शॉक था, इन्वेस्टर्स के लिए भी शॉक था, इवन दो आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन इट, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, सबके लिए शॉक था।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो किया, अब वो चीज़ें बैंक के हाथ में नहीं है ना। लेकिन आगे जाकर कह रहे हैं गवर्नमेंट रिम्बर्स तो करेगी, बिकॉज जिस जिस कंपनी को टोल आता था, आप सीधे सीधे टोल नहीं हटा सकते हैं ना, आपको रिम्बर्स तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो आगे जाके अब गवर्नमेंट कब करेगी, कैसे करेगी, ज़रूरी नहीं है कैश के फॉर्म में करे, तो वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए उन्होंने आगे जाके पहले ही आके प्रोविजनिंग कर दी। तो वो 250 करोड़ के तो बैंक के हाथ में भी नहीं है ना, तो उसका उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब लोन्स एंड एडवांसेस की बात करो, अब जो स्लाइड आप देख रहे हो, हेल्दी ग्रोथ ऑफ 21.5। रिटेल का सेगमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रिटेल में इनके क्या क्या आते हैं, 25% से इनका रिटेल फाइनेंस ग्रो कर रहा है। रिटेल, रूरल, एमएसएमई और जो इनका एमएफआई है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट्स हैं। रिटेल की अगर मैं बात करूं तो होम लोन 20% से ग्रो कर रहा है। लैप लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसे हम लैप कहते हैं, वो भी 20% से ग्रो कर रहा है। वहाँ भी हार्डली कोई क्रेडिट कॉस्ट आता है। होम लोन्स में तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम आता है। लैप में थोड़ा बहुत आ भी जाता है 20-30 बेसिस पॉइंट्स का। व्हीकल फाइनेंसिंग का 32% से ग्रो कर रहा है। अब कंज्यूमर बिजनेस का 21% से ग्रो कर रहा है। और जो इनका गोल्ड लोन है वो 185% से ग्रो कर रहा है, बट अगेन दैट इज़ कमिंग ऑफ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बेस, तो उसको हम 185% से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बी वेरी ऑब्जेक्टिव व्हेन एनालाइजिंग अ बिजनेस। तो अब पॉइंट क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जब रिजल्ट आता है ना, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बिजनेस चैनल्स, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वेरियस अकाउंट्स ऑन यूट्यूब एंड वेरियस अकाउंट्स ऑन एक्स, जो पहले ट्विटर था, आपको क्या करना है, स्क्रीनर पे जाना है, उस कंपनी का नाम सर्च करना है और उस कंपनी की प्रेजेंटेशन आपको पढ़नी है। फिर भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो जब कंपनी अर्निंग्स का कॉल करता है आपको वो सुनना है। वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अब वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप 10 लोगों को सुनेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा है, और वो दो जो 10 लोगों को आपने सुना है उनका खुद भी क्लाउडेड जजमेंट है, बिकॉज उन्होंने किसी और से सुना है। ऐसे ही चेन इवेंट चलता है। मैंने देखा, जब अगर कोई लोग बुरी बात कर रहा है किसी बैंक के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में, तो पूरा ट्विटर का फीड भर जाता है मेरा तो, कि अरे गंदा किया, गंदा किया, गंदा किया। मैं ये कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स बैंक ने उतना अच्छा नहीं किया परफॉर्म, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई है। 700-800-900 करोड़ का इसका प्रॉफिट आता है एक एक क्वार्टर का। तो अगर 250 करोड़ इसने टोल वाला जो इनका प्रोविज़न आया, 250 करोड़ का वहाँ प्रोविज़न कर दिया, और एमएफआई में अगला 200-300 का और प्रोविज़न कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो गई यार। नेक्स्ट क्वार्टर में आराम से कम बैक कर लेंगे, इफ़ दे डू सो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेंगे करेंगे, आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज एमएफआई जो अभी सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो रहा है। और इस बैंक ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, इंश्योर कर दिया है, जो मतलब जो मैं CGFMU बताया, 50% ऑफ दैट हैज़ बीन इंश्योर्ड बाई CGFMU। तो आगे जाके आपको देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स किस हिसाब से प्ले आउट होती हैं चीज़ें, बट मेरा ये कहना है, लोगों को ऐसे सुनना बंद कर दो। जितना ख़राब रिजल्ट रहा है जितना ख़राब लोग कह रहे हैं उतना ख़राब रिजल्ट नहीं रहा है बैंक का। एंड दैट्स वाई आई थिंक कि सारी चीज़ें काउंट इन हो चुकी थी, फैक्टर इन हो चुकी थी, और इसीलिए कोई स्टॉक में कोई पिटाई हुई नहीं आज, लगा ही नहीं। इवन आई वॉज एज्यूमिंग कि यार 5-6% तो गिरेगा स्टॉक और उसके बाद अट्रैक्टिव हो सकता है, कोई गिरा ही नहीं स्टॉक। तो एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, थर्ड सेक्शन आप देखो तो ग्रॉस NPA 2 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, QOQ 1.92, नेट NPA अभी भी 0.48 पे हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो 5% से इन्होंने अपने प्रोविजन कवरेज रेशियो को बढ़ाया है, विच मीन्स ये प्रोएक्टिवली कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल हो। तो उन्होंने 5% से आपका प्रोविजनिंग PCR रेशियो बढ़ाना, मतलब प्रोएक्टिवली उन्होंने पैसा खींच के रोक रखा है और प्रोविजन में ले लिया है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा इतना मतलब चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय द वे। ठीक है, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। कलेक्शन, मैं आपको और स्लाइड्स दिखाता हूँ, एक सेकेंड। प्रोविजंस की बात करो, यहाँ पे प्रोविजनिंग की आप बात करो, तो प्रोविजंस फॉर Q2 FY25 स्टूड एट 1732 करोड़, प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ प्रूडेंट प्रोविजनिंग बफर ऑफ 568 CR क्रिएटेड फॉर माइक्रो फाइनेंस। जो मैंने आपको बताया, माइक्रो फाइनेंस इन्होंने 568, अभी इस क्वार्टर में इन्होंने 1700 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है, उसमें से 568 करोड़ की इन्होंने MFI प्लस वो जो टोल वाला इनके साथ इंसिडेंट हुआ है उसकी प्रोविजनिंग करी है। 315 करोड़ इसमें MFI है, अब बाकी आप 568 से माइनस कर लो, वो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका लोन है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी करते भी नहीं है, तो इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे जाके NPAs। अब ऐसी चीज़ें होंगी तो उसमें बैंक भी क्या कर सकता है ना, द पॉइंट इज़ दैट। बाकी माइक्रो फाइनेंस का आप पढ़ो, ये चीज़ प्रोविजन आप देख लो, इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द बैंक हैज़ मेड कंजर्वेटिव कंटिजेंसी प्रोविजन ऑफ ₹315 करोड़। कंटिजेंसी प्रोविजन क्या होता है कि आप
पहले ही प्रोविजन कर दिया आपने। कंटिजेंसी मतलब जैसे कहते हैं ना, कंटिजेंट प्लान क्या है आपका, अगर ये प्लान फेल हो गया तो दूसरा भी तो होना चाहिए। तो इन्होंने एक्टिवली किया है, ये पैसा इनका खोया नहीं है, बट ये सोच रहे हैं कि प्रोविजनिंग कर लेते हैं, मे बी इसमें से रिकवर हो जाए चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी इसमें आप देखो, कंटिजेंसी प्रोविजन ऑफ 315 CR अगेंस्ट माइक्रो फाइनेंस बिजनेस इक्विवेलेंट टू 99% ऑफ द SMA 1+2 पोर्टफोलियो। अब आप देखो, SMA 1 और SMA 2 के जो 99% ऑफ अकाउंट्स हैं SMA 1 और SMA 2 में, उन सब की इन्होंने अभी से प्रोविजनिंग कर दी। मतलब आगे जाके ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे वर्ड पे आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए, बट बिकॉज मुझे भी नहीं पता ना, मैं भी अब ये सब चीज़ें देख के मैनेजमेंट की अर्निंग्स कॉल मैंने सुनी, इसीलिए आज मैं वीडियो बना पाया, वरना कल ही मैं बना देता, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक सम टाइम एंड लिसन टू व्हाट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू से इंस्टेड ऑफ दिस चुटर पुटर चैनल ऑन ट्विटर। तो आप देखो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर का टोल रोड जो अकाउंट है वो आप पढ़ सकते हो, रीजनिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट विदड्रू टोल चार्जेस, और ये सब आप पढ़ सकते हो, मतलब इस जस्ट इंग्लिश टू हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है। बाकी एक्सक्लूडिंग, थर्ड पॉइंट पढ़ो, एक्सक्लूडिंग द प्रोविजन इन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो एंड विदाउट द एडिशनल प्रोविजन बफर क्रिएटेड ऑन द लेगेसी टोल अकाउंट, जो दोनों चीज़ों की मैंने बात करी, द क्वार्टरली एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट फॉर द लोन बुक शुड हैव बीन 1.8। इन्होंने 1.6 का गाइड किया था, 1.8 पे ये इस टाइम पे हैं, एक्सक्लूडिंग MFI एंड दैट टोल रोड अकाउंट जो इनके साथ हुआ। अनफॉर्चुनेट था, बट हुआ तो हुआ, वी हैव टू टेक थिंग्स लाइक दैट। तो 1.8% का क्रेडिट कॉस्ट है। इतना भी मतलब हो गया ना, इतना चिल्लाने वाली ज़रूरत नहीं है। पीपल आर सेइंग कि क्या ऐसा कर रहा था मैनेजमेंट MFI में लोन्स देने में, अरे यार आप देखो ना, अभी भी क्रेडिट कॉस्ट थे बहुत, इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इनका जो होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, जितने आपने पैसा दिया अपना फंडिंग के लिए अपनी बोरोविंग्स पे, और जितना आपने कमाया अपने इंटरेस्ट पे, तो उन दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम आता है। ठीक है, अब ये सब आप पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत बारी बताई हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेक्शन में 5th पॉइंट आप देखो, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ट्रेडिंग गेन्स को हम हटा दें तो 28% YoY बढ़ा है। अब ये समझो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बैंक का इस अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है तो ठीक है, 1-2 क्वार्टर्स ख़राब होते हैं, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री ही ऐसी है। आप MFI अगर ख़राब कर रहा है तो IDFC उसमें क्या करे, उसने जब ख़राब करने का पहला इंडिकेशन आया था उसने स्टेप्स लिए, अपनी जो MFI की बुक है जो पर क्वार्टर ये डिसबर्स करते थे, हाफ से ज़्यादा कम कर दी है। और क्या करेगा बैंक, द बैंक कैन ओनली बी प्रोएक्टिव। बैंक ये नहीं कह सकता है कि MFI वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम चल रही है तो लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, एवरी सिंगल बैंक इज़ ब्लीडिंग आउट देयर। ठीक है, इस बारी ऑफ कोर्स चीज़ें ख़राब रही हैं, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट इस बारी कम हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि बैंक का रिजल्ट अच्छा रहा है, इट्स जस्ट आई एम सेइंग कि जितना नेगेटिविटी फैला दी है उतना ख़राब नहीं रहा है। कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक का 16.36 पे है, जिसमें कि Tier 1 13.84 पे है। तो किसी एनालिस्ट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अब आपका कैपिटल एडिक्वेसी इस पर्टिकुलरली Tier 1 का आपका कैपिटल 13.84% पे आ गया। अब वो सब आप गूगल करके प्लीज़ देख लीजिएगा कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 कैपिटल क्या होता है। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, Tier 1 कैपिटल आपका वो कैपिटल है जो रेडिली अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास वो पड़ा है, कैश है, सरप्लस है, समथिंग समथिंग। Tier 2 में आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, और Tier 3 में तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में है। इस बैकग्राउंड के बाद आप अगर Tier 1, Tier 2, Tier 3 को जाके पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। बाकी इनका अभी फ़िलहाल इंटरनल भी ये कह रहे हैं मैनेजमेंट की, इंटरनली ऑल्सो वी आर नॉट प्लानिंग टू रेज़ एनी कैपिटल, बिकॉज इन्होंने अभी रेज़ किया था 3,000 करोड़ कुछ टाइम पहले ही, 6-7 महीने पहले। तो ऑब्वियसली सिंस उन्होंने 3,000 करोड़ रेज़ किया था तो उनका जो FY25 का गाइडेंस था ROA और ROE को लेके, वो ऑब्वियसली मैंने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बेस बढ़ गया है ना। ROE का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट तो चलो जितना ही कमा रहे हैं, जितना स्पीड से इन्होंने बोला है उतना स्पीड से अगर कमा भी लें, लेकिन डिनोमिनेटर जो जिसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी है
वो तो 3,000 करोड़ से बढ़ गई क्योंकि आपने पैसा रेस किया था। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा आरओई के केस में, तो आरओई आपका ऑफ कोर्स आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो आपने गाइडेंस दी है। तो ये भी आपको एक कॉशन, मैं कह सकता हूँ कि कॉशन है, बिकॉज आज नहीं तो कल, 1 साल 1.5 साल में तो इस कंपनी को, बैंक को कैपिटल रेस करना ही पड़ेगा और फिर आरओई और आरओई में इम्पैक्ट आएगा। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी इन्होंने अभी जो द मर्जर ऑफ द बैंक, जो मैंने अभी Q2 के अपडेट में बताया था, होल्डिंग कंपनी के साथ मर्ज किया है, तो उस मर्जर से भी इनके पास 618 करोड़ का कैपिटल आया, जो इसकी बुक वैल्यू बढ़ा देगा। कैपिटल आया मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी के लिए, अब वो नेटवर्थ इनकी बढ़ाएगा, मतलब बुक वैल्यू बढ़ाएगा। इनफैक्ट आई हैव रिटन 0.24 बेसिस पॉइंट्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, टियर 1 कैपिटल में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, जस्ट बिकॉज उनके पास 618 करोड़ के कैपिटल आया है। ओके, द बुक आफ्टर द मर्जर, इंक्लूडिंग द मर्जर, जो ये 618 करोड़ का इनके पास कैपिटल आया, आफ्टर दैट द बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर इज नाउ 51.27। ये आप रोक के इसमें देख लो। इंपॉर्टेंट चीज़ें फटाफट ख़त्म करते हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी, अगर मैं आप अपनी स्क्रीन पे देखो, एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, बहुत सारे चैनल यूट्यूब में और ट्विटर पे ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ, अगला स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में भी कलेक्शन एफिशिएंसी के ट्रेंड बताए हैं, लेकिन मिसलीड करने के लिए, लोगों को और नेगेटिविटी और अपने आप को और अपने इंप्रेशंस कमाने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा व्यूज़, अगर आप ट्विटर से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ पे व्यूज़ का भी। तो ज़्यादा व्यूज़ करने के लिए सिर्फ ये वाली स्लाइड दिखाई, एक कोई है, अब बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो भी बंदा है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसके, सिर्फ ये स्लाइड दिखाई कि आईडीएफसी ऐसा कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस। अरे भाई, नेक्स्ट सेम पीपीटी से तूने ये स्लाइड उठाई है, सेम पीपीटी से तूने स्क्रीनशॉट खींच के चेपा है, ये पोस्ट बनाया है, क्या तुमने नहीं इसके जस्ट इमीडिएट जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड थी वो नहीं पढ़ी? तो डोंट जस्ट फूल पीपल, सबको पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी देखो 99.5% पे है, एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, तो आपको ये स्टेबल नज़र आएगी। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, यहाँ पे तो उन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है, वेरी गुड। EMI कलेक्टेड फॉर द मंथ डिवाइडेड बाय हाउ मच EMI शुड हैव बीन कलेक्टेड। आपको 100 रुपये के EMI कलेक्ट करना था, लेकिन आप सिर्फ 99.5 कर पाए हो, तो स्टेबल है बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी। नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, डिटीरियोरेशन इन कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, क्लियरली, सीधे ये नेक्स्ट स्लाइड थी, अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप पढ़ो, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, लिखा भी है, हेडिंग ही यही है, डिटीरियोरेशन इन कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। लेकिन वो जो बंदे ने अपडेट किया, सिर्फ एक स्लाइड को लेकर सेलेक्टिव स्क्रीनशॉट खींचा और सब लोगों को मिसलीड किया। तो आप देखोगे MFI का जो Q2 मैंने बताया ना आपको, Q2 FY24 से इनको प्रॉब्लम नज़र आया था, वहाँ तक आप देखेंगे स्टेबल है। जो कलेक्शन एफिशिएंसी है 99.5, 99%, 99.4, 99.6, अभी जाके वो 98.6% पे आ गई है। लेकिन MFI होता ही ऐसा है, सिक्लिकल होता है MFI, कभी अच्छा करता है, अभी बुरा कर रहा है MFI, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा बुरा करेगा। कुछ कंपनीज इसमें से ऐसी होंगी जो ऑब्वियसली जिनको ज़्यादा पेन आएगा, जो शायद ढंग से रिकवर अप कर भी ना पाएँ, लेकिन जो लीडर्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली MFI है और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जब ये MFI का पेन ख़त्म होगा ना, तो बड़ी ही स्मूथली वहाँ से अपना, बिकॉज वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं अब काफ़ी सारे बैंक्स के, पर्टिकुलरली लेंडिंग में अगर मैं बात करूँ, इसके भी अब मेरे को लगता है कि धीरे धीरे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो रहे हैं। लेकिन वही है, अगेन IDFC स्टार्टिंग फेज़ में है अपने, तो एक स्टेबिलिटी नहीं है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। अब वो रहता ही है, मतलब एक नया बैंक है, 10 तरीके को उसको इन्वेस्ट करना है 10 जगह पे, फिर ऐसे ऐसे अगर टोल रोड वाले जो इनके इंसिडेंट हुआ है, अगर वो सब हो जाएगा तो ऑफ कोर्स अभी दो साल तो मुझे लगता है कि FY27 FY28 तक इनको लगेगा, पर्टिकुलरली अपने स्टेबल होने में और एक कंप्लीट स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी को रिपोर्ट करने के लिए। बाकी आप ये लास्ट स्लाइड देखो, प्रोडक्ट वाइज SMA मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। SMA एनालिसिस आपको डिटेल में पढ़ना है, एक सिंपल गूगल करना है आपको, बेसिक मैंने बता दिया, SMA 0, SMA 1, SMA 2। तो आप देखोगे इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं इनके, आपको यहाँ से ये भी समझ आएगा कि ये बैंक के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। बिकॉज बहुत लोग सिर्फ IDFC सुनते हैं, इधर से सुना उधर से सुना, अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, HDFC बैंक बनेगा नया, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पे। ना बने HDFC बैंक, IDFC ही रहे, बट रिटर्न्स दे दे, आपको ये देखना है ना बस। तो आप देखो मॉर्टगेज में इसका जो SMA है,
वो कितना है, वो भी स्टेबल है। व्हीकल्स में जो व्हीकल फाइनेंस का इनका पोर्टफोलियो है उसमें भी एसएमए इनका स्टेबल है, एमएसएमई में भी स्टेबल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सब में स्टेबल है। प्रॉब्लम कहाँ है? माइक्रो फाइनेंस में, और वो कंपनी काफ़ी टाइम से कॉल आउट कर रही है। सो दिस इज़ नथिंग न्यू, इट्स जस्ट कि इन्होंने इस बारी और डिटेल में जाके ग्रैनुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करी है हमारे साथ, विच इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड फ्रॉम एनी मैनेजमेंट। कि अब बता रहा है अपने आप सारे एसएमए का खोल के उसने बता दिया डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट डिवीजन में, वी शुड अप्रिशिएट इट। ठीक है, ये सब था इस बैंक के बारे में। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि जाके बैंक खरीदो, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर दिस बैंक और फॉर एनी कंपनी। अगर लेकिन जब मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ चल रहा है इस बैंक के बारे में जस्ट बिकॉज लोगों को व्यूज़ और अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को, मैं ये कहूँगा आंख बंद करो, आंख बंद मत करो, कान बंद करो और प्रेजेंटेशन खुद से पढ़ो, इसकी अर्निंग्स कॉल खुद से पढ़ो। मैंने अब जो अर्निंग्स कॉल में हुआ सब मैंने आपके आगे आके इसका पूरा खोल के रख दिया, डाइसेक्ट कर दिया। तो आप भी समझो। इवन आई वुड सजेस्ट कि आप भी एक बार अर्निंग्स कॉल पढ़ो, उतना बुरा हाल नहीं है बैंक का। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो ठीक है, कल मैं बिकाजी और मिस बेक्टर की बात करूंगा। कार्टरेट का रिजल्ट आया है अभी, ऊपर ऊपर से मैंने देखा है, पीपीटी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी है बट अच्छा रिजल्ट है। पिछले क्वार्टर में भी अच्छा किया था, वीडियो बनाया था। टाइम मिलेगा तो इस बार भी ऑफ कोर्स वीडियो बनाऊंगा, कब बनाऊंगा आई डोंट नो, बिकॉज कल मैंने बिकाजी और मिस बेक्टर में वीडियो बनानी है, उसका कल वीडियो आएगा। आज स्कीपर का भी रिजल्ट है, देखूंगा कैसा रहा है, क्लोजली उसको देखते हैं कैसा रहा है। और परसों जाके स्कीपर पे भी उसकी अर्निंग्स कॉल सुन लूँगा, तो उसके बाद स्कीपर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे वो कंपनी अच्छी लग रही है फ्रॉम द आउटसेट। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।